Hello friends, today we will discuss the important topic of international economics is International Monetary Fund, which is most important topic in present criteria या present era. क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं कोरोना वायरस का क्राइसिस चल रहा है और इसमें आईएमएफ ने बहुत सारी कंट्रीज को इस टाइम पे हेल्प भी किया है, तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर डिस्कस टुडे। ठीक है, फर्स्ट इट्स वी विल डिस्कस इट्स इंट्रोडक्शन। The International Monetary Fund is an organization of 190 कंट्रीज। इसके ऑर्गेनाइजेशन में 190 कंट्रीज हैं जो लोग कोलैबोरेशन से काम करती हैं, क्योंकि ये एक तरह का इंस्टीट्यूशन है जिसमें सारी कंट्रीज अपने फंड डालती हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो उनको जरूरत के हिसाब से फंड प्रोवाइड कराया जाता है। वर्किंग टू द फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बेसिकली ये ग्लोबल मॉनेटरी को ध्यान में रखते हुए खाली एक पर्टिकुलर कंट्री का ध्यान नहीं रखता है, बल्कि पूरे ग्लोब का ध्यान रखते हुए जितने भी वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं उनको ध्यान में रख के एक कॉर्पोरेशन बनाया गया है फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जिससे उन कंट्रीज में जितने भी फाइनेंशियल अगर क्राइसिस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो उसको स्टेबल किया जा सके। साथ ही फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड है, हमें पता है बिटवीन कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट्स भी होते हैं तो इंपोर्ट्स भी होते हैं, तो उसको किस तरह से फैसिलिटेट किया जाए उस वो भी आईएमएफ का काम हो जाता है। नेक्स्ट, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है। हम जानते हैं कि कंट्रीज का मेजर प्रॉब्लम जो होता है अनएम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी होता है, तो इसका जो बेसिक काम है कि कंट्रीज के बीच में या विद इन कंट्री हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जाए, क्योंकि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा तभी प्रोडक्शन होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। साथ ही सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ये ध्यान में रखता है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हर कंट्री करती है, लेकिन वो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो उसका भी ये पूरी तरह से ध्यान रखता है, क्योंकि आजकल एनवायरमेंट का जो इशू है हम जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आईएमएफ के लिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है। साथ ही रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी मेजर प्रॉब्लम होती है अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, उनको रिड्यूस करने का काम भी जो है आईएमएफ करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है दोनों एक साथ एस्टैब्लिश हुए थे। Both organizations are based in Washington, DC, and were established as a part of Bretton Woods Agreement in 1945। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन जो है, ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट हुआ था 1945 में, उसके बाद से ये दोनों ही एक साथ बनकर आई थी। The main difference between IMF and World Bank with their respective purpose and फंक्शन, इन दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है वो इनके पर्पस, इनके क्या फंक्शन है उस बेसिस पर है। अगर हम देखते हैं तो वर्ल्ड बैंक जो है वो एक तरह से बैंक की तरह वर्क करता है, और आईएमएफ जो है वो बेसिकली फंडर एजेंसी है जो जितनी भी कंट्रीज को अगर फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो प्रोवाइड कराता है। एक तरह से हम कह सकते हैं जो आईएमएफ है वो एक तरह से गुल्लक की तरह काम करता है, जिसमें कंट्रीज अपनी करेंसीज डाल देती हैं और जब किसी कंट्री को मान लो जरूरत पड़ रही है तो ये उसको लोन प्रोवाइड करा देता है। तो इस तरह से ये एक तरह से फंडिंग इंस्टीट्यूशन हम कह सकते हैं उसकी तरह काम करता है। नेक्स्ट, आईएमएफ primary responsibilities is to ensure the stability of international monetary सिस्टम है। इसका जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है हमारा उसको स्टेबल करना है और उसको सिक्योर करना है, क्योंकि इसमें जितनी भी कंट्रीज काम कर रही हैं या जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है वो स्टेबल रहे और ग्रोथ करे। द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट एंड इंटरनेशनल पेमेंट, उनका जो एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबल किया जा सके, साथ में जो इंटरनेशनल पेमेंट्स हो रहे हैं जैसे एफडीआई एफआईआई है उसको किस तरह से वो स्टेबल कर सके। द फंड मैंडेट वाज अपडेटेड इन 2012 टू इंक्लूड ऑल मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सेक्टर इश्यूज है। ये जो फंड्स का वो था 2012 में अपडेट हुआ था, साथ में माइक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सेक्टर इश्यूज जो थे उनको ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं तो आईएमएफ के जो ऑब्जेक्टिव हैं, क्योंकि कोई भी जो इंस्टीट्यूशन होता है उसके ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आईएमएफ का हम देखते हैं इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी
कॉरपोरेशन। मैंने आपको बताया कि जो आईएमएफ का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है वो बेसिकली इसी बेस पर हुआ है कि कंट्रीज ने अपना एक फंड बना लिया है और एक इंस्टीट्यूशन की तरह ये वर्क करता है। अगर किसी कंट्री को जरूरत होती है फाइनेंस की तो वो कहाँ जाता है, आईएमएफ के पास जाता है। बट जो मेंबर कंट्रीज हैं ये उन्हीं को फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है। साथ में ये कंट्री को अगर एक्सपेंशन करना है, उसको ग्रोथ करना है और साथ में बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड को रखना है, यानी अगर किसी कंट्री का मान लो इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट उसका कम है तो डेफिसिट हो जाता है, तो उस केस को भी कम करने की कोशिश यही करता है। ये मैंने आपको मेरी बीओपी की स्लाइड आई थी उसमें पूरा आपको बताया था बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, तो उसको आप प्लीज जरूर देखिएगा। एंड टू कंट्रीब्यूट देयर बाय टू प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। साथ में इन कंट्रीज में कैसे हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, क्योंकि कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ कब करेगी, जब उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो इनकम जनरेट होगी, इनकम बढ़ेगी और साथ ही साथ में द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ऑल मेंबर एज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। देखो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज भी हर कंट्री को मिलना बहुत जरूरी है और इसके लिए भी आईएमएफ हेल्प करता है, क्योंकि प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होंगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, लोगों को काम मिलेगा और जिससे क्या होगा, ग्रोथ होगी। साथ में टू प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी है। इसके साथ साथ एक्सचेंज में कैसे स्टेबिलिटी आए उसके लिए भी आईएमएफ अपना पूरा ध्यान रखता है, क्योंकि बिटवीन कंट्रीज हम देखें तो एक्सचेंज रेट को बॉदर किया जाता है। अभी जो डॉलर का चल रहा है वैल्यू 73.9 के अराउंड चल रहा है, अगर ये और भी ज्यादा बढ़ जाता है तो इंडियन रुपीस के उसमें देखें तो इंडियन रुपीस को बहुत नुकसान है, तो उसको स्टेबल करने का काम भी क्या है, आईएमएफ का है। नेक्स्ट टू असिस्ट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पेमेंट्स आ जाते हैं आईएमएफ की तरफ से या किसी कंट्री की तरफ से, तो उसको भी असिस्ट करने का काम भी जो है बेसिकली बेटा आईएमएफ का हो जाता है। नेक्स्ट टू है टू लेट कॉन्फिडेंस टू मेंबर बाय मेकिंग द फंड रिसोर्सेज अवेलेबल टू देम अंडर एडिक्वेट सेफगार्ड है। जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको अगर फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो आईएमएफ के पास जाते हैं, उनको सेफ तरीके से उनको फंड प्रोवाइड कराना, ये सब काम किसका है, आईएमएफ का है। टू शॉर्टन द ड्यूरेशन एंड लेसन द डिग्री ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ मेंबर, क्योंकि हर कंट्री का जो बीओपी होता है वो अदर कंट्री के साथ या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में उसका ट्रांजैक्शन दिखाता है, तो उसमें डिसइक्विलिब्रियम तो जनरली बीओपी में होता ही होता है नॉर्मली कंट्रीज में, तो उसको कैसे कम किया जा सके और जो ड्यूरेशन है बोरोइंग का, लैंडिंग का, उसको कैसे कम किया जा सके, इस पर भी जो काम करता है वो बेसिकली आईएमएफ करता है। तो ये हमारे लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट मैं इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। आईएमएफ जो है बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो बेसिकली, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों साथ ही स्टैब्लिश हुए हैं तो दोनों का जॉइंट है आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का डेवलपमेंट करनी इनकी जो कमेटी है। नेक्स्ट इनके नीचे होते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस है, जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, किसी का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के बाद में नीचे आते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं और डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स आते हैं। तो ये एक तरह से इनका ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा इसी के बेस पर इनका जो है वर्किंग आगे फॉरवर्ड होता रहता है। नेक्स्ट मैं इसकी बात करना चाहूंगी फंक्शंस की, कि आईएमएफ के फंक्शन क्या है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसके फंक्शन हमारे लिए बहुत काम करते हैं। देखिए इसका मेन फंक्शन है लेंडिंग टू कंट्रीज है, क्योंकि 190 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं, तो उनको कैसे लैंड प्रोवाइड कराना है, उनको अगर जरूरत पड़ती है कि पैसे की तो ये कैसे प्रोवाइड कराएगा वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है अप्राइजल ऑफ एक्सचेंज रेट पॉलिसीज है बिटवीन कंट्रीज, जो इसकी 190 कंट्रीज जो मेंबर है उनमें कैसे एक्सचेंज रेट पॉलिसीज, तो टाइम टू टाइम नई नई एक्सचेंज रेट पॉलिसीज आती रहती है जिससे स्टेबिलिटी मार्केट में आ जाए, वर्ल्ड मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में। नेक्स्ट है
फाइट अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म। अगर कभी कभी मान लो टेररिज्म की स्थिति आ गई है, कहीं कोई बहुत ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस ज्यादा आ गया है, तो उसके अगेंस्ट में भी जो आईएमएफ है वो फाइट करता है, प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस है एंड ट्रेनिंग इन इट्स एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वहां पर अगर किसी को टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत है किसी कंट्री को, तो वो भी आईएमएफ प्रोवाइड कराता है। साथ ही ट्रेनिंग है, अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर जनरेट करने हैं तो उसके लिए भी आईएमएफ ही वर्क करता है। नेक्स्ट हम बात करना चाहें तो मेंबर गेट टेक्निकल असिस्टेंस इन बैंकिंग, फिजिकल अफेयर्स एंड एक्सचेंज मैटर्स है। जो इसके 190 मेंबर कंट्रीज हैं उनको अगर टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है तो उसमें भी आईएमएफ ही हेल्प करता है। लाइक इनको अगर बैंकिंग सेक्टर में टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत है तो उसमें आईएमएफ वर्क करेगा। फिजिकल अफेयर्स है, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी हर कंट्री के होते हैं, तो उसमें अगर जरूरत पड़ती है तो भी आईएमएफ ही हेल्प करता है। और साथ में एक्सचेंज मैटर है, एक्सचेंज रेट से रिलेटेड कोई इश्यूज है तो उसमें भी आईएमएफ ही हेल्प करता है। नेक्स्ट, मेंबर गेट बीओपी असिस्टेंस एज आईएमएफ इज लाइक अ लास्ट रिजॉर्ट। अगर बीओपी में इनबैलेंस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इनबैलेंस है, तो उसको ठीक करने के लिए भी आईएमएफ से ही उनको हेल्प मिल पाती है मेंबर कंट्रीज को, क्योंकि लास्ट उनके पास एक तरह से ऑप्शन होता है जिसके पास जाकर के वो अपनी हेल्प ले सकते हैं। मेंबर हैव इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है। जो मेंबर्स हैं, इसके 190 मेंबर्स हैं, उनको अगर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है तो वो भी लास्ट में एक तरह से कह सकते हैं आईएमएफ के पास ही जाते हैं और आईएमएफ उनके लिए फुल फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट मैं इसके ऑर्गेनाइजेशन और फाइनेंस के बारे में बताना चाहूंगी। जो आईएमएफ है हैज अ मैनेजमेंट टीम एंड 17 डिपार्टमेंट्स दैट कैरी आउट इट्स कंट्री पॉलिसी, एनालिटिकल एंड टेक्निकल वर्क। इनका बेसिक यही वर्क होता है। वन डिपार्टमेंट इज चार्ज विद managing the IMF resources. This section also explain the IMF get its resources, how they are used. Basically इनका जो काम होता है ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजमेंट, स्टाफ, IMF रिसोर्सेज, इन बेसिस पर ज्यादा होता है। अगर IMF की मैं बात करूं तो इसका जो मैनेजमेंट है इसके टॉप मोस्ट होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, हु इज द हेड ऑफ द स्टाफ, या हम कह सकते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के। जो सारा बेसिक जो काम होता है वो इन्हीं के अंडर में होता है। द मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर अ रिन्यूअल ऑफ द 5 years है। 5 साल के लिए इनका एक तरह से अपॉइंटमेंट होता है और उस बेसिस पर ये काम करते हैं। एंड इज असिस्टेड बाय द फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजर एंड डायरेक्टर एंड द 3 डिप्यूटी मैनेजर डायरेक्टर, उनके द्वारा ये एक तरह से ये असिस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी आईएमएफ का स्टाफ कैसे अपॉइंट होता है। आईएमएफ का जो एम्प्लॉइज होते हैं कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द आईएमएफ एंड नॉट टू अथॉरिटीज ऑफ द कंट्रीज। बेसिकली ये पूरी तरह से आईएमएफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं क्योंकि उसका स्टाफ बन चुके हैं, तो उसी के लिए उनको वर्क करना होता है। और एक तरह से अथॉरिटीज ऑफ द कंट्री एंड ऑफ फॉर विच आर सिटीजन है। ये जरूरी नहीं है जिस कंट्री के सिटीजन है उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, अब ये पूरी तरह से आईएमएफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। द आईएमएफ स्टाफ इज ऑर्गेनाइज्ड मेनली इनटू अ एरिया, फंक्शनल, इनफॉर्मल, लाइजन एंड सपोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इनका बेसिक टूल हो जाता है काम करने का। फिर हम बात करते हैं आईएमएफ के रिसोर्सेज की। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आईएमएफ रिसोर्सेज फॉर आईएमएफ लोन आर प्रोवाइडेड बाय द मेंबर कंट्रीज। अब इसकी 190 मेंबर कंट्रीज हैं, तो वो ही क्या है इसको रिसोर्स प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि एक तरह का इंस्टीट्यूशन है जो उन्हीं के पैसे के बेस पर ही काम करता है। तो वो प्राइमरली थ्रू देयर पेमेंट्स एंड कोटाज, इनका एक पेमेंट कोटा वगैरह जो है वो डिसाइड हो जाता है, उसी बेस पर आईएमएफ अपना रिसोर्स जनरेट करता है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी इसके और भी ऑर्गेनाइजेशन जो एंड फाइनेंस वाले वर्क हैं। नेक्स्ट है कोटा। Quota subscriptions are central component of the IMF financial resources. Basically ये भी एक कोटा डिसाइड हो जाता है IMF के द्वारा every country का। Each member country of the IMF is assigned a quota based on broadly on its relative position in the world economy.
इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी में हम कह सकते हैं कि कंट्री का जैसा उसका पोजीशन होता है उस हिसाब से आईएमएफ उसका कोटा डिसाइड कर देता है। जैसा उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, डेवलप्ड कंट्री का अलग होता है, डेवलपिंग कंट्रीज का अलग होता है, यानी वर्ल्ड इकोनॉमी में कंट्री का जो पोजीशन है उस हिसाब से आईएमएफ जो है उसका कोटा एक तरह से डिसाइड कर देता है। नेक्स्ट है स्पेशल ड्रॉइंग राइट। एसडीआर इज इंटरनेशनल रिजर्व असेट क्रिएटेड बाय द आईएमएफ इन 1969। ये आईएमएफ ने नया एक अपना 1969 में असेट बनाया था जो कि मेंबर कंट्रीज के लिए जरूरी है, और कुछ कंट्रीज की करेंसी के बेस पर इन्होंने अपना एसडीआर डिसाइड किया था। सप्लीमेंट इट मेंबर्स कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व, जितनी भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं उनके ऑफिशियल रिजर्व के हिसाब से जो है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो है स्टार्ट किया गया है मेंबर कंट्रीज की करेंसी के हिसाब से। नेक्स्ट जो गोल्ड है, gold remain an important asset in the reserve holding of several countries, and IMF is still one of the world's largest official holder of gold है। IMF जो है वो वर्ल्ड का एक तरह से हम कह सकते हैं गोल्ड का लार्जेस्ट होल्डर है, क्योंकि जितनी भी कंट्रीज हैं वो अपना एक तरह से रिजर्व गोल्ड का वहां पर रिजर्व कर देती। 190 मेंबर्स जो कंट्रीज हैं वो अपना एक रिसोर्स वहां पे जनरेट करने के लिए वहां पे रख देती हैं, तो ये भी उसका एक होल्डिंग वो हो गया। नेक्स्ट है बोरोइंग अरेंजमेंट। While quota subscription of member countries are the IMF main sources of financing, the fund can supplement its quota resources through borrowing if it believe they are might fall short of member need है। अब बोरोइंग अगर मान लो किसी कंट्री को जरूरत पड़ती है पैसे की तो वो आईएमएफ के पास ही जाता है और ये साथ के साथ में बोरो भी कर सकता है, तो ये भी एक तरह इसका ऑर्गेनाइजेशन और इसका पार्ट हो जाता है फाइनेंस का। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी हाउ द आईएमएफ लेंड्स, किस तरह से आईएमएफ जो है उधार देता है। अ कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आईएमएफ इज टू प्रोवाइड लोन टू मेंबर कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग बीओपी प्रॉब्लम। बेसिक जो इसका काम होता है, किसी कंट्री की जो बीओपी प्रॉब्लम है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉर्ट आउट करने का जो काम है वो आईएमएफ का है, और उसमें वो डेफिसिट चल रहा है तो उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए आईएमएफ जो है लैंड प्रोवाइड कराता है। इसका जो बेसिक काम है रीबिल्ड देयर इंटरनेशनल रिजर्व है। अगर किसी कंट्री का इंटरनेशनल रिजर्व कम हो रहा है तो उसको दोबारा बिल्ड करना इसका मेन वर्क है। स्टेबलाइज देयर करेंसीज है। मैंने आपको बताया था कि अभी डॉलर का जो वैल्यू है वो अराउंड 73.9 चल रहा है, यानी वो इंडियन करेंसी से अगर हम देखें रुपीस की तुलना में बहुत ज्यादा है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए भी आईएमएफ ही वर्क करता है, जिससे इंडिया और यूएस के बीच में जो है स्टेबलाइज हो सके करेंसी। कंटिन्यू पेइंग फॉर डेप्ट सर्विसिंग एंड इम्पोर्ट है। बेसिकली जो डेप्ट सर्विसिंग है, किसी कंट्री को अगर डेप्ट पे पैसा मिल रहा है उसके लिए भी प्रोवाइड कराता है फैसिलिटी। इंपोर्ट्स भी अगर किसी कंट्री को किसी से लेना है, वो इंपोर्ट नहीं दे पा रहा है किसी रीजन से, तो उसको भी सॉर्ट आउट करने का काम आईएमएफ का ही होता है। नेक्स्ट है रीस्टोर कंडीशन फॉर स्ट्रॉन्ग and economic growth while undertaking policies to correct the underlying problem है। अपनी जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इन्होंने जो पॉलिसीज वगैरह है उसके लिए भी आईएमएफ ही वर्क करता है, जिससे जो भी प्रॉब्लम्स हैं कंट्रीज के बीच में उनको सॉर्ट आउट किया जा सके, जिसमें उनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, उसका काम भी आईएमएफ का ही होता है। इंडिया एंड द आईएमएफ। अब मैं बात करना चाहूंगी, तो पूरे वर्ल्ड में हम घूम रहे थे, लेकिन मैं पर्टिकुलर इंडिया की अगर बात करूं तो इंडिया का आईएमएफ से क्या रिलेशन है, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमारे लिए ये जानना भी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ आईएमएफ and it is signed the fund agreement on 27 दिसंबर 1945। यानी जब आईएमएफ स्टेब्लिश हुआ था तब से ही हम लोग इसके मेंबर हैं, और 27 दिसंबर 1945 से हम इसके साथ काम कर रहे हैं। टिल 1970 इंडियाज कोटा इन द फंड वाज फिफ्थ एंड इट हैड द पावर टू अपॉइंट अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इंडिया के पास इतनी पावर थी कि वो अपना वहां पर परमानेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो आईएमएफ में अपॉइंट कर सकता था। विद द इंक्रीज इन द फंड कोटा आफ्टर 1970 द कोटा ऑफ जापान, कनाडा, इटली इंक्रीज मोर देन दैट ऑफ इंडिया। लेकिन अभी रिसेंटली अगर हम देखते हैं 1970 जो 1970 के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं,
तो जापान का कोटा, कनाडा का और इटली का ये इंक्रीज हो गया है कंपैरेटिवली इंडिया से। फिर भी इंडिया का इतना पोजीशन है आईएमएफ में कि वहां वो अपना स्टैब्लिश कर सकता है। अकॉर्डिंगली इंडिया सीज टू होल्ड परमानेंट पोजीशन एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द फंड है, लेकिन फिर भी इंडिया ने अपना वहां पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द फंड का अपना एक क्राइटेरिया फिक्स हम कह सकते हैं आईएमएफ में कर रखा है। इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ आईबीआरडी। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक है दोनों साथ ही स्टैब्लिश हुए हैं, तो एक तरह से इंडिया वर्ल्ड बैंक का भी अपने आप में मेंबर हो जाता है। और साथ ही दोनों के उसमें एक साथ ही इसने ज्वाइन किया था इंडिया ने, फ्रॉम विच इट हैज बीन रिसीविंग फाइनेंशियल एड एंड इट्स वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है। इंडिया को टाइम टू टाइम जो फाइनेंशियल एड की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, या जो प्रोजेक्ट्स इंडिया में चलते हैं वो सारे वर्ल्ड बैंक की तरफ से ही चलते हैं। आईबीआरडी वो हम आपके लिए नेक्स्ट आगे लेकर आएंगे वर्ल्ड बैंक का, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इट हैज बीन गेटिंग एडवाइजरी हेल्प ऑल्सो, और ये साथ ही साथ में अगर कभी एडवाइजरी जरूरत पड़ती है इंडिया को तो आईएमएफ जो है बहुत हेल्प करता है, उसके साथ साथ पैरेलल वर्ल्ड बैंक भी जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी, अ फंड टीम ऑफ 4 or 5 इकोनॉमिक्स often visit in India. These economics to exchange views with Indian officials on Indian balance of payment and exchange rate problem. टाइम टू टाइम आईएमएफ अगर इंडिया को रिक्वायरमेंट होती है तो अपने मेंबर्स को जो है इंडिया भेज देता है। जनरली 4 to 5 मेंबर्स की जो टीम है वो इंडिया आ जाती है, और इंडिया की अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट या एक्सचेंज रेट से जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉर्ट आउट करने का काम भी वो है आईएमएफ कर देता है। द फंड हैज आल्सो बीन प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग courses to Indian personnel on monetary, fiscal, banking, exchange and balance of payment पॉलिसी है। अब ये फंड के थ्रू क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड करा देते हैं बैंकिंग पर्सनल को, उनको अगर जरूरत होती है तो आईएमएफ उसके लिए भी ऐसी बात नहीं है, इंडिया के साथ पूरी पूरी हेल्प करता है। तो हमारे लिए आईएमएफ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए मैं आपके लिए आईएमएफ का ये स्लाइड लेकर आई हूँ, जिससे आप लोगों के लिए बहुत क्लियर हो जाए कि इंडिया का आईएमएफ के साथ क्या रोल है। थ्रू इट्स सेंट्रल बैंकिंग सर्विसेज डिपार्टमेंट एंड द फिजिकल अफेयर डिपार्टमेंट्स एंड द आईएमएफ इंस्टीट्यूट्स। तो कुल मिला के आईएमएफ का इंडिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, और हम कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी और इंटरनेशनल इकोनॉमी दोनों को एक साथ पैरेलल अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ये काफी क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी आईएमएफ एंड कोविड-19। हमें पता है कि कोरोना वायरस ने अभी पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को या पूरा ग्लोब को हम कह सकते हैं अफेक्ट कर रखा है। तो आईएमएफ ने इस टाइम पे भी ऐसा नहीं है, अपनी मेंबर कंट्रीज की काफी हेल्प की है। आईएमएफ हैज रिस्पॉन्डेड टू द कोरोना वायरस क्राइसिस विद अनप्रेडिक्टेड स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मेंबर कंट्रीज। इसने टाइम टू टाइम जो कंट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत पड़ी है कोरोना वायरस के टाइम पे, तो आईएमएफ ने पूरा हेल्प किया है। एज आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है, एज नोटेड अहेड ऑफ अक्टूबर 2020 इन आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक एनुअल मीटिंग, इन्होंने बताया था कि द ग्लोबल इकोनॉमी इज बिगिनिंग टू क्लाइम बैक एंड द डेप्थ ऑफ द क्राइसिस, बट दिस इज द कैलेमिटी फार फ्रॉम ओवर है। तो इस मीटिंग में जो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं, इन्होंने इस प्रॉब्लम के लिए काफी अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया था। मीटिंग तक इसके लिए इन्होंने स्टैब्लिश की थी। तो आईएमएफ ने बहुत बड़ा रोल निभाया है कोरोना वायरस के टाइम पे। द आईएमएफ इज स्ट्राइविंग टू सपोर्ट कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग पॉलिसी एडवाइस, financial support and capacity development and debt relief for the poorest। अभी इस टाइम पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको पॉलिसी एडवाइस की जरूरत थी, तो उसमें आईएमएफ ने बहुत ज्यादा हेल्प की थी। फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी तो हेल्प की थी, साथ ही डेब्ट रिलीफ की जरूरत थी तो भी आईएमएफ ने बहुत ज्यादा हेल्प की थी। तो आईएमएफ का रोल इस केस में भी बहुत बढ़ जाता है कोरोना वायरस के टाइम पे, क्योंकि ये वर्ल्ड क्राइसिस है जिसने हर कंट्री को इफेक्ट किया है। नेक्स्ट मैं इसका छोटा सा आपको एक ग्लांस देना चाहूंगी, क्योंकि जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये फॉर्म जब हुआ था 1945 में हुआ था, और लगभग 75 ईयर्स इसको हो चुके हैं आईएमएफ को बने हुए, और एक तरह से ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है।
बैंक नहीं है ये एक तरह से इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। जितनी भी हमारी मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए एक इंस्टीट्यूशन की तरह वर्क करता है। अगर उनको रिसोर्स की जरूरत होती है तो इससे ले सकते हैं, अदरवाइज इसमें अपना फंड बना सकते हैं। नेक्स्ट, इसका जो पर्पस है, प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन है एंड फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड है। मॉनेटरी कॉर्पोरेशन जो है बिटवीन कंट्रीज, उसको प्रमोट करने का काम भी आईएमएफ का होता है। साथ ही इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे बढ़ाया जाए, ये भी जो काम होता है वो आईएमएफ का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेडक्वार्टर, इसका वॉशिंगटन डीसी में है और वही वर्ल्ड बैंक का भी है, क्योंकि ये दोनों ही जो है साथ में बने थे। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है वो एक साथ वर्क कर रहे हैं। पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने इसको सबसे पहले बनाया था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को, तो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वही है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ इंग्लिश है, बिकॉज ऑफ बहुत सारी कंट्रीज वहां करती है और इंग्लिश हमें पता है ग्लोबल लैंग्वेज है, तो हर कंट्रीज को इजीली समझ में आ जाती है, तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। मैनेजिंग डायरेक्टर अभी अभी हमने इनका नाम लिया था, क्रिस्पलीना जॉर्जीवा जी हैं, और चीफ इकोनॉमिक्स जो हैं यहाँ पर गीता गोपीनाथ जी हैं। तो ये बेसिकली एक आईएमएफ का एक गिलांस है, जिससे जो बच्चों जीके की तैयारी करते हैं उनके लिए काफी उपयोगी हो जाता है, क्योंकि जीके में जनरली आईएमएफ के काफी क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी इसका क्रिटिकल अप्राइजल का। बेसिकली जो फंड कंडीशंस हैं इसकी, वो बहुत ज्यादा कंडीशनलिटीज हैं। द फंड हैज डेवलप्ड conditionalities over the last 5 decades or so, which a country has to fulfill for getting a loan from the fund है। बहुत ज्यादा कंडीशंस आईएमएफ ने लगा रखी है, तो हर कंट्री उसके अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं कर पाता है, तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं इसका ड्रॉबैक हो जाता है। हाई इंटरेस्ट रेट है, ये जो लोन प्रोवाइड कराता है उस पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा लेता है, जो मेंबर कंट्रीज के लिए देना मुश्किल हो जाता है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। प्लस ये इसका सेकेंडरी रोल है, जो पैसा देना या फंड प्रोवाइड कराना है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट नहीं है। द फंड हैज बीन प्लेइंग ओनली अ सेकेंडरी रोल रादर देन द सेंट्रल रोल इज इंटरनेशनल मॉनेटरी रिलेशन है। इसका जो मेन वर्क है बिटवीन कंट्रीज, इंटरनेशनल उनके जो रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करना है। फंड तो इसका सेकेंडरी इशू है। फिर हम बात करते हैं लैक ऑफ रिसोर्सेज है। अब मेंबर कंट्रीज किस बेसिस पे फंड उसमें डालती हैं, नहीं डालती हैं, तो उसके पास रिसोर्स भी प्रोवाइड नहीं हो पाता है, तो लैक ऑफ रिसोर्सेज भी रहता है, वो भी एक प्रॉब्लम है। फेलियर टू मेंटेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है। मैंने आपको बताया था कि इसका जो एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबल करना मेन काम है, लेकिन ये उसी को नहीं कर पाता है, तो उस केस में भी ये फेल हो जाता है। अभी हम देख रहे हैं कि डॉलर का जो वैल्यू है अराउंड 74 हो गया है, तो बहुत ज्यादा हो गया है। डेवलप्ड कंट्रीज का ही ज्यादा है, यूएस का है कि यूके का है, और कंट्रीज का तो इतना ज्यादा है नहीं, तो उसमें भी ये फेल है। फेलियर टू एलिमिनेट फॉरेन एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शंस है। फॉरेन एक्सचेंज के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उसको भी ये पूरी तरह से फॉलो अप नहीं कर पाता है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंड हैज बीन टू एलिमिनेट फॉरेन एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन विच हैम्पर द ग्रोथ इन द वर्ल्ड ट्रेड। अब इसी के कारण जो ग्रोथ है वो सफर करती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू जो है आईएमएफ का हो जाता है। आईएमएफ अपने आप में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, लेकिन इसके साथ साथ हम वर्ल्ड बैंक भी आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू।